जी, जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका की, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहती है। और ये कारण अच्छे होते हों ऐसा नहीं है, ज़्यादातर असामान्य बातों से, खराब बातों से सुर्खियों में रहती है। और हाल फिलहाल में तो न्यायपालिका अपनी टिप्पणियों के लिए ज़्यादा सुर्खियों में है। न्याय कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो एक अलग चीज़ है। तो न्यायपालिका की दशा और दिशा क्या है, इसके लिए अगर हम बात करें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनमें तो मतभेद हो सकता है। कोई न्यायपालिका के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई उसके विपक्ष में होगा। लेकिन अगर आप किसी जन सामान्य व्यक्ति से पूछें, आम आदमी से पूछें, तो उसके मन में कोई संदेह नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो सीधा और सपाट उत्तर देगा। और वो उत्तर ही नहीं, वह उसके लिए शिक्षा बन गई है। उसके लिए खुद के लिए एक लेसन बन गया है, और इसलिए वो शिक्षा देता है, अपने बच्चों को बोलता है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर मत पड़ना। अपने इष्ट मित्रों दोस्तों को भी बताता है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। और ये हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो पड़ गया, उसके पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती रहती है, और उसे कुछ हासिल नहीं होता। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में जो चीजें आई हैं, उससे ये तो लगता है कि लोग मुखर हो रहे हैं, न्यायपालिका की आलोचना करने लगे हैं। ऐसा क्यों, और अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? अभी तक इसलिए नहीं कर रहे थे, शायद कोर्ट की अवमानना का डर रहता है, और दूसरे, भारत में पंच परमेश्वर वाली जो परिकल्पना है, उसमें न्यायाधीशों को भगवान के बराबर माना जाता है, और इसलिए बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन बदलते परिवेश में, एक सार्वभौमिक स्थितियों में, आप देखें कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, अपने ताकत के बल पर, अपने प्रभाव के बल पर किसी से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। और ये न्यायपालिका पर भी लागू होती है। वो चाहे जितने अवमानना के केसेस चलाएं, कुछ भी करें, लोग मुखर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ही अभद्र भाषा भी उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है, और वो मूक दर्शक हैं। मीडिया में बात होती है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये बात मैं सिर्फ नूपुर शर्मा प्रकरण के लिए नहीं कह रहा हूं, जिसमें उन्होंने बहुत ही ऐसी टिप्पणियां की जो नहीं की जानी चाहिए थी, और जिन्होंने न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि देश की एकता और अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को भी बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जिहादी तत्व, कट्टरपंथी, धर्मांध लोग विदेशी ताकतों की सहायता से भारत के इस सामाजिक और सांप्रदायिक ताने बाने को जितना नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने 2 मिनट में उतना नुकसान पहुंचा दिया, और अपनी इज्जत को भी बिल्कुल धरातल पर ले आए। आज सर्वोच्च न्यायालय क्या, पूरी न्यायपालिका का जो प्रतिष्ठा है वो एकदम से धरातल पर है। क्या है इसका कारण? प्रमुख कारण सभी लोग जानते हैं कि बहुत आवश्यकता से ज्यादा विलंब होता है, डिले होता है, तारीख पर तारीख। ये तो फिल्मी बात हो गई है। लेकिन न्यायाधीशों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं कि उनको केस कब खत्म करना है, कैसे खत्म हो? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं न्यायपालिका के ही आंकड़े क्या हैं। और ये जो आंकड़े हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे आंकड़े नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिए गए हैं। ये पहली स्लाइड है, और इस स्लाइड में आप देखेंगे एक तरफ बहुत भीड़ है। ये लोग हैं जो न्यायपालिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। 1-2 साल से नहीं, न्यायपालिका में 70 साल से केसेस पेंडिंग है, मुकदमे पेंडिंग है। आप समझिए किसी भी देश के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति हो सकती है कि 70 साल से कोई मुकदमा न्यायालय में लंबित है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, जो बिल्कुल पार्स में चली गई, पृष्ठभूमि में चली गई है, और सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल फोरफ्रंट पर है, लाइक ए सुपर पावर। और ये फैक्ट है कि इस समय देश का सुपर पावर ही है। पार्लियामेंट तो बैकग्राउंड में इसलिए चली गई है कि उसके बनाए हुए कानून भी सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है, कैंसिल कर देता है। और इसीलिए शायद इसे क्या कहा जाए, निरंकुशता कही जाए या उसके पावर्स कहे जाए, तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुपर पावर तो हो चुका है। अब आप देखें, अगर ये केसेस जो हैं,
ये डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स के हैं और ये 10 जुलाई तक की पोजीशन है। इसमें 3 तरह का डेटा है। पहला डेटा फर्स्ट लाइन जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट के भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जो केसेस हैं उनका टोटल है 4,07,87,945। और ये हाई कोर्ट का डेटा है 59,61,363। और सबसे नीचे जो डेटा दिया है ये 72,062, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस का जो डेटा है वो 1 जुलाई तक अपडेटेड है। डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट का जो डेटा है ये 10 जुलाई तक का अपडेटेड है। अब आप देखते हैं कि जो ये केसेस पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इसका हम क्लासिफिकेशन अगर एज वाइज करें, आप देखेंगे कि 0 से 1 साल, 1 to 3 years, 3 to 4, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। बहुत लंबा डेटा है और बहुत समय जाएगा, इसलिए हम आखिरी लाइन लेते हैं एबव 30 years। 30 साल से जो अधिक के केसेस हैं उनकी संख्या 1,03,000 है। और इस संख्या में अगर देखा जाए टोटल जो केसेस हैं 4,07,00,000 और इतनी सारी निचली अदालतें हैं, तो देखा जाए बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। और अगर हम इसको ये पाई चार्ट में देखें तो आपको आसानी से समझ सकते हैं, जो पतली सी लाइन है ये 30 साल से ऊपर के केसेस हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पतली लाइन है, ये टोटल 0.25% केसेस हैं टोटल केसेस में, ये क्यों नहीं डील हो पाते? अगर ये डील हो जाए जो कम से कम न्यायपालिका के चेहरे पर लगा हुआ एक धब्बा खत्म हो जाएगा। लेकिन किसको परवाह है? क्या इन अदालतों में जो न्यायाधीश थे उन्होंने कभी परवाह की? और भारत का जो ताना बाना है अदालतों का, उनमें ये सारी निचली अदालतें, तहसील की अदालतें हाई कोर्ट के निर्देशन में काम करते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन आती हैं और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही इफेक्टिव कंट्रोलर है निचली अदालत का, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे तालुका लेवल पे हो। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? कितने मुख्य न्यायाधीश आए गए, उच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश आए गए, लेकिन किसी ने ये चिंता की। अब हम इन जो 30 साल से ऊपर के मुकदमे हैं इनका भी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कब से पेंडिंग है। आप देखें कि जो पहली लाइन है, ये ऐसा नहीं कि 30 साल से ही केसेस हैं, 1952 के 2 मुकदमे पेंडिंग हैं। तो कितने साल पेंडिंग हो गई? ये लास्ट की जो लाइन दी गई है 70 साल से पेंडिंग है। 70 साल से कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी। अगर किसी व्यक्ति ने ये केस फाइल किया गया होगा 70-75 साल में, तो आप समझिए उसकी कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी। हो सकता है दोनों पक्ष, जिसने मुकदमा दायर किया हो, जिसने बचाव किया हो, दोनों ही खत्म हो गए हो, किसी को कुछ नहीं मालूम। ये स्थिति हमारी न्यायपालिका में है। और इसके बाद में देखें 1952, 53, 54 ये सारे केस पड़े हुए हैं। 70 साल, 69 साल से केसेस हैं। किसी भी विकसित देश में तो ये परिकल्पना नहीं की जा सकती, दुनिया के किसी भी देश में इतनी खराब स्थिति है ये सोचा नहीं जा सकता है। और इसलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक बात कहना जरूरी है, कोई भी सरकारी अधिकारी, बड़ा अधिकारी जब कहीं अपने कार्यालय में चार्ज लेता है, अपने विभाग का चार्ज लेता है, तो उसके पास कुछ चीजें होती हैं कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म उसके गोल क्या है, क्या रणनीति होनी चाहिए उनको करने के लिए, और कैसे अपनी पोजीशन इंप्रूव करें, क्या किया जाए, उसकी इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ये 2 केसेस हैं और ये 2 केसेस आपको बता दें, ये ऐसा नहीं कि सारे हाई कोर्ट को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। ये पश्चिम बंगाल के केसेस हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट के। सिर्फ एक न्यायालय के अंडर में आता है जो है कोलकाता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय सॉरी, क्योंकि अभी उसका नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, बम्बई का मुंबई हो गया है, मद्रास का चेन्नई हो गया है। लेकिन मिलार्ड हैं, इनको भी इंग्लिश स्टाइल पसंद है तो वो नाम अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे हैं। तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन 2 केसेस हैं, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। और 1953 के केसेस भी पश्चिम बंगाल के हैं। खैर, इसमें बजाय उच्च न्यायालय की बात करने की हम लोग ये सामूहिक बात करते हैं। ये सारे कोर्ट्स की है, इसका मतलब इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सारे हाई कोर्ट को इसमें कुछ करना पड़ता। अब ये 2 केसेस अगर कलकत्ता उच्च न्यायालय के हैं तो कितने मुख्य न्यायाधीश वहां पे आए होंगे, गए होंगे, किसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन केसों को देख के हम कम से कम डिस्पोज ऑफ कराएं। कुछ तो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें कि 1952, 53, 54 से केसेस पड़े हुए हैं।
लेकिन सही बात यह है, किसी की कोई प्राथमिकता नहीं। और निचली अदालतों को इसलिए नहीं कहा जा सकता कि एवरीबडी वांट्स टू बी कंट्रोल्ड। वो भी चाहते हैं कि कोई उन पे रिमाइंडर भेजे, कोई उन पे कंट्रोल करे, भाई क्या है क्या है, तो वो भी शायद जल्दी करेंगे। ऐसा कुछ हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या है, आंकड़ों से झलक रही है स्थिति। अब आप दूसरी आंकड़े सिर्फ इसलिए दिखाए गए हैं कि कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं साहब इसमें तो ये केसेस बहुत ज्यादा इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि एप्लीकेशन है और रिव्यू है और रिट पटिशन है और अपील है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऑरेंज कलर में पूरा आपको पाई चार्ट में दिखाई पड़ रहा है, ये सारे के सारे ओरिजिनल केसेस हैं। इसलिए ये डेटा में कोई भ्रम नहीं है। ये सारे के सारे लंबित मुकदमे हैं और इनकी अगर हम ग्रेनुलर स्थिति देखें तो और ज्यादा खराब स्थिति आती है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो जिनमें वारंट सर्व नहीं हुए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे मुकदमों की जिसमें एविडेंस नहीं आ पा रहे हैं दशकों से। तो इनका क्या भविष्य होगा। और आप देखें कि ऑर्डर में कितने केसेस हैं, क्या हैं, बहुत कम है। तो जो भी हो, स्थिति बहुत ही खराब है। ये दूसरी स्लाइड भी इसी तरीके से है, जो केसेस अपीयरेंस में है, मतलब सर्विस रिलेटेड और अपीयरेंस रिलेटेड, जो हम लोग बात कर रहे थे कि सम्मन नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपीयर नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे केसेस हैं, बड़ी संख्या है। और उसी में अगर हम फर्दर देखें तो हियरिंग में ये आप जो लंबी ये देख रहे हैं, ये हियरिंग के केसेस हैं, लगभग 50% है जो हियरिंग की स्टेज पे आए हैं। और ये जो लंबी आप लाइन देख रहे हैं, लगभग ये भी 40% के आसपास हैं, ये एविडेंस वाली स्टेज में आ पाए। ये स्थिति है। ये सामूहिक स्थिति है, किसी एक निचली अदालत की नहीं, पूरे भारत के सभी निचली अदालतों की जो अपने संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं, उनकी स्थिति है, सामूहिक स्थिति है। आप देखें, ये पेंडिंग स्थिति जो है वो हाई कोर्ट की है। और ये जो स्थिति है, ये इसमें सिविल और क्रिमिनल सारे केसेस हैं। और अगर आप टोटल देखें तो टोटल है 59,61,379 केसेस हैं और ये 10 जुलाई तक की पोजीशन है। और इसमें दोनों ही शामिल हैं। आप आगे देखें इनकी पेंडेंसी का क्या लेवल है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है। और इस पाई चार्ट में भी आप देखें 0 to 1 और इस ढंग से क्लासिफिकेशन दिया है। इनके पास भी एबव 30 ईयर्स के केसेस हैं और वो 70,421 हैं। आपको याद होगा पिछली डेटा में हमने देखा कि निचली अदालतों में, भारत की सारी निचली अदालतों में मिलाकर 30 साल से ऊपर के केसेस हैं 1,03,000, लेकिन उच्च न्यायालयों में अकेले ये केसेस 70,421 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालयों की जो परफॉर्मेंस है, निष्पादन क्षमता है, जो उत्पादकता है, वो निचली अदालतों से भी गई गुजरी है। अब आप अगर देखें इसमें जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को अगर आप देखें 30 साल के, तो आप पाएंगे कि इनके पास एक कदम और आगे हैं। 1951 से केसेस पेंडिंग हैं। और कब से पेंडिंग हो गई, कितने साल में पेंडेंसी की हो गई, 71 साल। आप ये समझिए कि एक मुकदमा उच्च न्यायालय में 71 साल से पेंडिंग है। और ये उच्च न्यायालय कौन सा है, कोलकाता उच्च न्यायालय। 1952 के 4 मुकदमे पेंडिंग है, इसमें सिविल क्रिमिनल सभी शामिल हैं। 70 साल से पेंडिंग है और इसमें भी कोलकाता उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय के मुकदमे हैं। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये बताने का पर्पज ये है कि इस डेटा से जो लोग देखते हैं कि 30 साल से ऊपर के केस हैं, सिर्फ 30 साल के नहीं है। ये 1951 की वो स्थिति है जब भारत में गणतंत्र लागू हो रहा था। आप ये समझिए कि इधर संविधान लागू हुआ तो पेंडेंसी शुरू हो गई। और 71 साल में कितनी पीढ़ियां चेंज हो गई, आप देखें कितनी भयावह स्थिति है। और ये स्थिति रुकी नहीं। आप देखें साल दर साल केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन ये 1, 6, 4, 9, 15 ये सारे उच्च न्यायालयों के मिलके हैं। जैसे 1951 का केस कोलकाता उच्च न्यायालय में है, 1952 के 2 केसेस हैं कोलकाता उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय में। क्या वहां के मुख्य न्यायाधीशों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको समयबद्ध ढंग से खत्म कराते, उनको कम से कम पैरियोडिक, एक लगातार रेगुलर इंटरवल पे उनको रिव्यू करते कि क्या स्थिति है, इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें दोनों पार्टियां खत्म हो गई, तो इन मुकदमों का उस हिसाब से एक निर्णय लिया जा सकता था। और सिर्फ उच्च न्यायालय ही क्यों, ये डेटा तो सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने भी मुख्य न्यायाधीश आए और गए, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या निचली अदालतें हो, सिर्फ उनके
जो स्टेटस है अदालतों का, उसके अलावा कोई अंतर नहीं। उनकी जो, चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, जो भी हो, निचली अदालतों की टिप्पणियां हमें सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए लगता है कि शायद उनके पास पावर्स कम हैं। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां खूब सुनाई पड़ती हैं हम लोगों के कानों में। तो इसलिए लगता है कि बड़े पावरफुल लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये पावर्स क्या है? क्या एक केस निपटाने में कोई बहुत मुश्किल था? शायद है, इसलिए नहीं किया। और ये डेटा आखिर में आता है सर्वोच्च न्यायालय का, और ये जो डेटा है सर्वोच्च न्यायालय का, ये 1 जुलाई का है। अगर आप देखें कि इनके केसेस 72,000 से अधिक केसेस हैं, और इन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय की एक सबसे बड़ी बात है कि अपने डेटा को उस फॉर्मेट पे भी नहीं दिया जो निचली अदालतों ने और उच्च न्यायालयों ने दिया है। आप समझिए कि जो रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में तमाम दिक्कतों के बाद अदालतें जो तालुका लेवल पे, तहसील लेवल पे काम कर रही हैं, उन्होंने अपना डेटा दिया, डेटा उनका कलेक्ट किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डेटा में बचाव क्या किया? ये जो आपको दिखाई जा रही है, ये सेम पीडीएफ फाइल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पड़ी हुई है। उन्होंने अपने डेटा को ये क्लासिफिकेशन में नहीं दिया कि कितने साल से कौन केस पेंडिंग है। शायद इसके पीछे भी कोई एजेंडा होगा अपनी इज्जत बचाने का, जो भी हो, लेकिन डेटा कम से कम दिया जा सकता था, डेटा उसी फॉर्मेट पे दिया जाना चाहिए था। और यहां से जो डेटा मिल रहा है उससे भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं निकलती। अगर आप देखें कि जो एडमिशन मैटर्स हैं, बड़ी संख्या है इनकी, और इनके 53,000 कुछ एडमिशन वाले मैटर्स हैं, 18,000 रेगुलर हियरिंग के मैटर्स हैं। इन 53,000 में देखें, करीब 40,000 ऐसे केसेस हैं जो हियरिंग के लिए तैयार हैं। कितनी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में 72,000 केसेस हैं, और ये जो 40,000 से अधिक केसेस हैं, इनमें फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और हियरिंग के लिए तैयार हैं। अब कब तक हियरिंग चलेगी भगवान जानता है। और ये जो केसेस हैं 12,000 कुछ, इनमें फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो इनकी हियरिंग तो होनी ही नहीं। ये तो साल दर साल अपना टहलते रहेंगे जो लोग आए हैं, पता नहीं कोई इनका फॉलोअप करेगा नहीं करेगा। और जो रेगुलर हियरिंग वाले केसेस हैं, उसमें 18,000 से अधिक केसेस ऐसे हैं जो जिनकी हियरिंग चल रही है और उनकी तारीखें पड़ रही हैं। और ये जो नॉन केसेस ऐसे हैं जिनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, वो केसेस कम है, 72 केसेस हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वोच्च न्यायालय का डेटा है, अपने आप में बहुत पूरा भी नहीं है, और बहुत ही मिसलीडिंग टाइप का डेटा है। इससे कोई कंक्लूजन, मिसलीडिंग अगर हम ना भी कहें तो कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते कि कौन मुकदमा कितने साल से पेंडिंग है, इसमें कितनी अपील है, कितनी रिव्यू है, कितनी संवैधानिक बेंच की चीजें हैं, क्या है। ये बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ, जैसा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के केसेस में दिया हुआ है। तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, सुपर पावर है। अब आप देखें कि क्या स्थिति है, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें, आम आदमी से पूछो बताएगा बहुत देर होती है मुकदमे में। ये पहला पॉइंट है, डिले। और डिले किस लिए? करप्शन भी है। एक पार्टी अगली तारीख के लिए पैसे देती है, तारीख ले लेती है। कुछ तो ऐसे हैं जो एडवांटेजियस पोजीशन में है, वो पार्टी तारीख पे तारीख लेती रहेगी, पैसा देती रहेगी। और ये सब कुछ होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तारीख मिलने के लिए पैसे, जल्दी लगवाने के लिए पैसे, देर से लगवाने के लिए पैसे, हर काम में कुछ ना कुछ ऐसा है। तो इसकी ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ऐसा लगता है कि जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो निचली अदालत के हों चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हों, वो संविधान से इतर हैं, उन पर संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू नहीं होती। आफ्टर ऑल ये सारे लोग कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं। आप इनकी पद प्रतिष्ठा को अगर थोड़ी देर के लिए ताक पर रख दें, तो ये सारे एम्प्लॉय हैं, सैलरी लेते हैं, मकान भत्ता ये वो सारी चीजें मिलती हैं, तो दे आर एम्प्लॉय ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ये नहीं पूछ सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है, और उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकता कि भाई आप काम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने अपने पूरे जीवन काल में कितने केसेस निपटारा किए? क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिससे उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू की जा सके कि एक साल में उन्होंने कितने केसेस किए गए? तो ये चीजें हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है, ये परसेप्शन है जनता का, क्या है ये तो वो स्वयं जानते होंगे। और उसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, वो बिल्कुल फाल्टी है। आपको कुछ नहीं मालूम होता है कि कौन लोग हैं, अचानक किस ग्रह से अपियर हो गए, किसने उनको सिलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन की, क्या कोई वैकेंसी कभी निकली थी, क्या कोई इसमें अप्लाई कर सकता है जन सामान्य का व्यक्ति? नहीं।
ये पूरा का पूरा ऐसा एरिया है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता, अपने आप रिकमेंडेशन आई। और स्वाभाविक है कि एक कहावत होती है गांव में कि अंधा बाटे रेवड़ी तो आपन आपन दे। ये किस तरीके से रिकमेंडेशन आती होंगी हाई कोर्ट में, किस तरीके से फिर वो कॉलेजियम में आती हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता होगा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन कहते हैं कि ईमानदार होना ही पर्याप्त नहीं, ईमानदारी रिकॉर्ड में होनी चाहिए, ऐसा लगता नहीं। और उससे भी जो बड़ी चीज है इसमें जो सिलेक्शन की है, इसमें शायद मोदी सरकार ने कोई कानून बनाया था जिसे प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि वो दुकान बंद हो जाएगी तो उसको निरस्त कर दिया। और वो कोलिजियम व्यवस्था उन्होंने बताया कि कोलिजियम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है जिसके आधार पर ये आ रहे हैं। अब आप सोचें, किसी उच्च न्यायालय में कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो इनकम टैक्स की सिर्फ प्रैक्टिस करता है, उसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया। ऐसे हैं केसेस हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कंटेम्प्ट शायद हो जाएगा। तो आप देखिए कि वो इनकम टैक्स का एडवोकेट आके हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ में बैठ रहा है, संविधान की समीक्षा कर रहा है और बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं भी दे रहा है। विशेषज्ञता होना अच्छा है, लेकिन इस विशेषज्ञता के पूल को किसी विशेषज्ञ मामलों में इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि एक इनकम टैक्स का जो एडवोकेट है उसकी बैकग्राउंड इनकम टैक्स की रही, पूरे जीवन भर इनकम टैक्स का काम किया 20-25 साल, और फिर न्यायाधीश बनने के बाद में वो संविधान की समीक्षा करने लगे। तो ऐसा कम होता है कि एक आर्ट साइड का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन आर्ट साइड से, हिस्ट्री से किया हो, और ग्रेजुएशन करने के बाद में वो सर्जन बन जाए, ऑपरेशन करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, एक सबसे जो चीज है जिसे सरकार तुरंत नियंत्रित कर सकती है और वो सबसे खराब सिस्टम है, वह है मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, CJI, उनका सिलेक्शन बहुत ही डिफेक्टिव है। दुनिया में इस समय जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इवन भारत में जितनी कंपनीज हैं, जो PSUs हैं, बैंक्स हैं, उनमें ये व्यवस्था है। मैं स्टेट बैंक के बारे में कह सकता हूँ कि हाँ, ये व्यवस्था है कि आपका जब अगला प्रमोशन ड्यू होगा तो ये देखा जाएगा कि रेजिडुअल सर्विस, उसकी बची हुई सेवा काल 2 साल का है या नहीं। अगर 2 साल से कम का सेवा काल बचा हुआ है तो अगले प्रमोशन के लिए उसे कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं कि वहां पर आजादी के बाद से और अब तक जितने मुख्य न्यायाधीश हैं, आप देखें अगर उनकी पूरी सूची, कुछ लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए, कुछ लोग कुछ महीनों के लिए आए, और ऐसी संख्या बहुत लोगों की जिनका कार्यकाल 2 साल से कम का रहा। जिसके पास इतना छोटा कार्यकाल होगा वो टाइम पास करके जाएगा ही जाएगा। जो कुछ दिनों का मेहमान है वो अपना सब ज्ञान विज्ञान और अपना उसमें क्यों लगाएगा। तो इसलिए ये नो मैंस लैंड हो जाती है उस समय के लिए। और इस तरह के CJI हैं, हमने देखे रोते हुए, आंसू पोंछते हुए चले गए कि उनकी रिकमेंड की हुई लिस्ट उस समय स्वीकार नहीं हुई, उनकी कही हुई बातों को सरकार ने डिले किया या नहीं माना, तो वो रोते रहे तमाम चीजों के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसे सरकार तुरंत लागू कर सकती है और किसी भी न्यायाधीश का जिसका कार्यकाल, सेवा काल 2 साल से कम का बचा हुआ है, उसे मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसमें हमें लॉन्ग टर्म में कोई सुधार चाहिए है तो इस पर तुरंत अमल करना चाहिए सरकार को। और इसके अलावा हम देखते हैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बनाते हैं कि हम ये बढ़ते हुए मुकदमों को कैसे डील करेंगे। इसमें एनालिसिस एक है, बहुत बड़ी हो जा रही थी, इसलिए हमने उसको नहीं दिया। 1 साल में जितने नए मुकदमे आते हैं उससे बहुत कम मुकदमे 1 साल में डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इनका नंबर बढ़ता रहेगा और इनकी पेंडेंसी कब खत्म होगी पता नहीं। जब तक ये दुनिया, संसार, ये पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगी, और उसी पृथ्वी खत्म होने के साथ खत्म होगी या उसके पहले कोई योजना है, किसी को कुछ नहीं मालूम। एटलीस्ट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की कोई भी डिस्कशन नहीं है, किसी का कोई मंतव्य नहीं है। आज तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को ये बताया हो कि आप ऐसा करिए, जजों की संख्या बढ़ाइए, ये इसमें इंटरेस्ट हो सकता है जजों की संख्या बढ़ाने में, लेकिन और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताई हो, ये तो नहीं बताया। और दूसरा क्या है, जो जज हैं उनकी बहुत ही अनप्रोडक्टिव स्टाइल है, इंग्लिश स्टाइल है, मिलार्ड्स हैं अंग्रेजों के जमाने का। आपने देखा कि किसी भी उच्च न्यायालय ने
सर्वोच्च न्यायालय की सहमत से ही होता है, अपना नाम नहीं बदला है। शहरों के नाम बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम अंग्रेजों के जमाने का रखा है। इतना इतना अपनत्व है, इतना प्रेम है उस व्यवस्था से। और इसके अलावा जो बड़ा कारण है कि शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अरे भाई, इसकी क्या आवश्यकता है? आप इसका कोई रेशनल तो होना चाहिए। अगर आप शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश ले सकते हो तो सरकार भी ले ले, सारे कर्मचारियों को आप दे दीजिए, पूरा भारत बंद हो जाए इस समय पे। ये व्यवस्था बहुत ही खराब है। और ऐसा लगता है कि न्यायपालिका पर कोई प्रश्न नहीं करता है तो उनको समझते हैं कि ये इसको और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये टोटली अनैतिक है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां मुकदमों का इतना अंबार लगा है, वहां शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश, और ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं, निचली अदालतों में भी लागू होता है। सारा काम, अदालती काम ठप हो जाता है। एक दो जजेस जो बैठे रहते हैं वो फौरी तौर पर कुछ सुनवाई करते हैं, फिर आपकी तारीख 1.5 महीने की पड़ जाएगी, 2 महीने की पड़ जाएगी। ये व्यवस्था है। और ये जो आज मुकदमों का कोई पुरसा हाल नहीं, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है। और आप अगर देखें, एक और सबसे बड़ा कारण है कि कानून इतने पुराने हो गए हैं जिनसे कोई मतलब नहीं निकलता है। आप देखें, सालों साल केस चलते रहते हैं और सजा के नाम पर कुछ नहीं होता है। वो लोगों के लिए उदाहरण नहीं बनता है। 10 साल तक केस चला, सजा हो गई, 3 साल की उसको सजा हो गई। ये सजाएं ऐसी हों, एग्जाम्पलरी हों। 500 वर्ष की सजा आप देखें, अमेरिका में बहुत से ऐसे कानून हैं जिसमें 500 वर्ष की सजा, 200 वर्ष की सजा होती है। 200 वर्ष तक आदमी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब है कि उसका पूरा जीवन अंतिम सांस तक वहीं जेल में कटेगा। और यहाँ तो आजीवन कारावास भी होता है, उसको फिर पता नहीं कैसे घटा बढ़ा के 10 साल में आदमी छूट के बाहर आ जाता है। इन कानूनों को हमें बदलना होगा। प्रशांत भूषण का मुकदमा एक बहुत पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेख किया जाता है, दूसरे देशों में भी। और वहां पे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है, घटती है, ये फैसला आपके ऊपर है। प्रशांत भूषण का फैसला ये था कि उन पर कंटेम्प्ट के लिए 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया, और वो जुर्माना ना भरने पर 3 वर्ष की सजा का प्राविधान है। आप सोचिए ये क्या निर्णय है। तो भारत में न्याय निर्णय ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ हो नहीं सकता? इसमें हो सकता है, और हम ये आशा नहीं छोड़नी चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता है। द वे फॉरवर्ड ये है कि एक तो सबसे पहले जजों की जो अपॉइंटमेंट का है, न्यायाधीशों का, वो सिस्टम इमीडिएटली बदलना चाहिए। संख्या बढ़ाइए, जितनी करनी है 10 गुनी कर दीजिए अगर जरूरत है। क्योंकि जो करप्ट प्रैक्टिसेस से जो जनता त्राही त्राही कर रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। और ये खर्चा जजों का, जो बढ़े हुए जज हैं, 10 गुने भी बढ़ जाएंगे तो बहुत कम होगा, बजाय इसकी जो स्थिति आज आ रही है। इससे बिल्कुल अराजकता की स्थिति आने वाली है। एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, कोई एक अलग से बॉडी बना दी जाए जो ये मॉनिटरिंग करे कि भाई ये न्यायाधीश क्या कर रहा है। और समय समय पर उनसे पूछा भी जाना चाहिए ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो। उनको ये बताया भी जाना चाहिए कि भाई आप यहाँ जिम्मेदार नहीं है। और जो लोग लगातार अपनी जिम्मेदारी का एहसास न करें, काम न करें, उनकी उत्पादकता कम हो, उनको हटाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। कई बार गलतियां होती हैं सिलेक्शन में, कॉलेजियम भी उसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। चाहे उच्च न्यायालय के जज हों, सर्वोच्च न्यायालय के जज हों, गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती हैं रिक्रूटमेंट में। और इसके अलावा हमें नंबर बढ़ाना ही चाहिए, देखना चाहिए क्या नंबर हो सकता है। और पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक रिफॉर्म की व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना है। आज क्या होता है कि 10-10 हजार पेजेस के जजमेंट लिखे जा रहे हैं, उनको लिखने में कितना समय और एनर्जी बर्बाद होती है। और वो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, दूसरे मुकदमों का कोट करते हैं, ये पैराग्राफ वो पैराग्राफ, हजारों पेजेस तो ऐसे होते हैं दूसरे मुकदमों के होते हैं। अगर ये सारे केसेस, सारी चीजें आपके पास ऑनलाइन है, उसको आप रेफरेंस दे सकते हैं, और वो पब्लिक पोर्टल में है, जो भी चाहे उसको देख ले और उसका रेफरेंस दे दिया, आप आगे बढ़ गए। एक ऐसा जजमेंट आए जिसे कॉमन मैन समझ सके। अब 10,000 पेज का जजमेंट कौन पढ़ेगा? वो सिर्फ एडवोकेट पढ़ेंगे, इसीलिए इतना लटके झटके और इतना घुमाव फिराव रहता है। इतने महंगे महंगे वकील हो जाते हैं, क्योंकि वो जजमेंट कौन पढ़े, किसके पास इतना समय है और कौन उसको इतनी समझ रखता है। और एक और बहुत बड़ी चीज महसूस की जा रही है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ के लोग हो रहे हैं, क्या हमारी जो न्याय तंत्र है, जो ये सिस्टम बना रखा है, ये इतने बढ़ते मुकदमों का बोझ सहन करने के लिए तैयार है? अगर हमसे पूछा जाए तो नहीं, ये कोलैप्स होने वाला है।
और ये अराजकता की ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर लोग अभी लिहाज करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आगे आंदोलन नहीं होते हैं, लेकिन इस समय बहुत दूर नहीं है जब लोग आएंगे, आंदोलन करेंगे, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का घेराव करेंगे, उन जजों का घेराव करेंगे जो निर्णय नहीं दे रहे हैं, जो मुकदमे दबाए बैठे हैं, जो तारीखों पर तारीखें दे रहे हैं। स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। ये स्थितियां कई देशों में इस तरह की आई हैं। भारत का जो न्याय तंत्र है वो उस ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, और ये ज्वालामुखी जब फटेगा तो पूरी न्याय व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, बिखर जाएगी। और आज की स्थिति लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए ज्यादातर दोष दिया जाना चाहिए न्यायपालिका को स्वयं, क्योंकि स्वयंभू, स्वयं नियुक्त, सेल्फ अपॉइंटेड लोग हैं, सारा काम अपने आप ही करते हैं। और दूसरा दोष सरकार का भी है। सरकार ये लिहाज करती है कि अरे लोग क्या कहेंगे और ऐसा होगा। इवन बदनामी की कीमत पर भी सरकार को अगर देश की चिंता है, लोगों की चिंता है, तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों को खराब लगे, और अगर जरूरत पड़े शक्ति परीक्षण की तो इसमें हो जाना चाहिए कि कौन सुपर है। पार्लियामेंट से सुपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। जो बॉडी संविधान में संशोधन कर सकती है वो सर्वोच्च न्यायालय की जो दशा और दिशा में भी संशोधन कर सकती है। इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। इतनी सरकारें आई गई, ये जरूर है कि कुछ सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय का अपने हित में प्रयोग किया तो वो तो खुश रही, जनता से उनको मतलब नहीं है। और वो सरकारें, जैसे वर्तमान सरकार है, शायद सर्वोच्च न्यायालय का अपने हित में प्रयोग नहीं कर पा रही, इसलिए वो परेशान है। लेकिन बात ये सरकारों के हित अहित की नहीं है, ये जनता के हित अहित की है। जनता का तो अहित हो रहा है। जनता में पूरी तरीके से न्यायपालिका के प्रति विश्वास उठ चुका है, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। और ये सही है कि आम जनता के लिए न्याय नहीं है। न्याय उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसा है, रसूख है, पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है। और कुछ ऐसे लोग हैं, उनको भी मिल जाता है। रात में 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुल जाता है। आम आदमी के लिए 12 बजे रात में सर्वोच्च न्यायालय कभी खुला है और न खुलेगा। एक और सबसे बड़ी बात है, भारत की घेराबंदी, जो इस्लामिक वामपंथ का गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता रहता है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और उन्होंने इस तरीके से पूरा नैरेटिव बना रखा है, इस तरीके से पूरा एक कॉकस डेवलप कर रखा है कि वो सरकारों को घेरते हैं। भारत सरकार भी दबाव में आ जाती है कि भाई चलो ये कर दो। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी स्वाभाविक उनके दबाव में आएंगे और ऐसे फैसले देंगे जिनसे उनको फायदा हो। ये होता है, आप देखिए, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं। कई उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं कि अरे भाई तो 13 करोड़ का भ्रष्टाचार है, इसमें जेल क्यों? मतलब क्या जेल जाने के लिए आदमी को 100-200 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार करना चाहिए? हमने इसी व्यवस्था में देखा है कि 100 रुपए का गबन करने वाला एम्प्लॉय नौकरी से निकाल दिया जाता है, और 13 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला एक तथाकथित लिबरल पत्रकार, उसमें उच्च न्यायालय टिप्पणी करता है कि नहीं नहीं, अरे ये तो 13 करोड़ 15 करोड़, इसमें क्या सजा। एनीवे, सो उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कि उन दिल से ऐसा कह रहे होंगे, वो भी दबाव में है। किसी न किसी जो अंतर्राष्ट्रीय पूरा ग्रोह है उसके दबाव में काम कर रहे हैं, और हमें इन सब दबावों से मुक्ति पानी चाहिए। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता तय करनी चाहिए, सरकार को ही लीड लेनी चाहिए। और अगर सरकार लीड नहीं लेगी तो क्या होगा? तो जनता ये लीड अपने हाथ में ले लेगी, और उस समय धरना प्रदर्शन होगा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बाहर। क्या पोजिशन बनेगी? ये टोटली अराजकता की स्थिति आज भी है, और इससे ज्यादा अराजकता की स्थिति और क्या आएगी? नमस्कार। आगे हम इसी मुद्दे पर कोलिजियम सिस्टम पर बात करेंगे, और कि कैसे सिस्टम काम करता है, क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।